नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। 2024 लोकसभा चुनाव होना है और जिसको लेकर करके तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो उठापटक करना शुरू कर दिए हैं और सभी ये दावा कर रहे हैं कि अगला कैंडिडेट मैं होऊंगा। इसी बीच सीतामढ़ी लोकसभा को लेकर कर भी खूब उठापटक चल रहा है। महज 2 दिन पहले कई नेताओं ने बैठक की और ये कह दिया कि जो अगला जो कैंडिडेट होगा वो महादलित से होगा या अति पिछड़ा से होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जो बिहार विधान परिषद के सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, वो अलग दावा ठोक रहे हैं कि मुझे आला कमान से आदेश मिल गया है कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि जो तमाम जो प्रखंड है उसके अंदर घूम घूम कर देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगला जो कैंडिडेट मैं हूँगा और लगभग चुनाव की तैयारी में भी लग गए हैं। वहीं पूर्व एमपी अर्जुन राय हैं, उनका कहना है कि सिर्फ हवाई कर रहे हैं वो और कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला है अगला कैंडिडेट मैं हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि अगला कैंडिडेट कौन है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कभी कांग्रेस के सीनियर लीडर हुआ करते थे और कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे, अब वो कांग्रेस से दूरी बना ली है। यहाँ तो ये कह सकते हैं कि तमाम पार्टियों से दूरी बना ली है। मेरे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व नेता एहसानुल हक खुर्रम। उनसे हम जानते हैं कि आखिर जो ये उठापटक चल रही है आखिर उसकी वजह क्या है। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी इंडिया गठबंधन में कुछ तय नहीं है, ये बात सही है, लेकिन अर्जुन राय का जो प्रकरण है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। और वो एक फिल्म आई थी जो कहा गया था कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो अर्जुन राय इस ज़िला के नहीं हैं और देवेश बाबू इस ज़िला के में पैदा हुए हैं, कर्मभूमि उनकी यहाँ है, जन्मभूमि उनकी यहाँ है और यहाँ के लोगों के साथ वो राब्ते में रहे हैं और सियासी सरगर्मी उनकी लगातार सीतामढ़ी के अंदर रही है। तिरहुत प्रमंडल का नेतृत्व करते रहे हैं। एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं, ईमानदार हैं और नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं और सीतामढ़ी लोकसभा के लिए वो यकीनन वो आदमी डिज़र्व करता है कि वो यहाँ का एमपी हो सकता है। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं हैं। अर्जुन राय जी के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक बार यहाँ से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता भी है। अर्जुन राय जी औराई से आते हैं, औराई से वो विधायक बने, औराई से उनको मंत्री बनाया गया। क्या वजह थी कि नीतीश कुमार ने बीच टर्म रहते हुए उनको कॉलर पकड़ के मंत्रालय से हटा दिया और उसके बाद सीतामढ़ी से वो शरद पवार के रहमो करम पर एमपी हो गए। उनकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है। मुजफ्फरपुर के अगर उनके अंदर काबिलियत होती तो मुजफ्फरपुर से वो टिकट मांग रहे होते। सीतामढ़ी में उनका क्या काम है? सीतामढ़ी में वो सीतामढ़ी का नेतृत्व जो है या प्रतिनिधित्व जो करेगा वो सीतामढ़ी का बेटा करेगा, चाहे वो कोई भी हो। सीतामढ़ी इलेक्शन तो कहीं से कोई भी लड़ सकता है और जब एक बार वो यहाँ के एमपी रह चुके हुए तो उनकी भी तो दावेदारी बन सकती है कि हाँ मैं यहाँ से नहीं के चुनाव लड़ूं। नहीं, दावेदारी में कहाँ मना है आपको। इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका देता है कि आप कहीं से भी किसी भी इलाके से चुनाव जाके लड़ सकते हैं और आप अपनी काबिलियत को साबित कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अर्जुन राय ने जिस तरीके से बयान दिया, और हमको लगता है कि एक पॉलिटिकल आदमी का बयान नहीं हो सकता है। एक ऐसा लगा कि एक आदमी जो हारा हुआ आदमी हो, एक आदमी जिसको राजनीति का एकदम तजर्बा नहीं हो, जिस आदमी को बोलने का तरीका नहीं हो, वो आदमी का बयान है। अर्जुन राय अगर अच्छे राजनीतिक व्यक्ति होते तो यकीनन ऐसा बयान कतई नहीं देते एक बड़े लीडर के विषय में और ख़ास तौर से उस लीडर के विषय में जो आपके गठबंधन का नेता है। आपके गठबंधन की भी एक ये होती है कि गठबंधन के अंदर रह के आप किसी भी गठबंधन के लीडर के बारे में इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से अर्जुन राय जी ने किया ये कहीं ना कहीं ये निंदनीय है, अफसोसनाक है। और हम तो कहते हैं कि अर्जुन राय जी को अगर इतना ही शौक है चुनाव लड़ने का तो जाके लड़े मुजफ्फरपुर से। सीतामढ़ी में लड़ेगा, सीतामढ़ी का बेटा। सीतामढ़ी में बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस लायक हैं जो सीतामढ़ी से लड़ सकते हैं और हम तो कहते हैं कि सीतामढ़ी के बेटा को ही टिकट मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय का हो। लेकिन वही सीतामढ़ी का जो बेटा है, मुझे जो जानकारी मिल रही है कि जदयू के हो या राष्ट्रीय जनता दल के हो, कई ऐसे नेता हैं जो उन लोगों की बैठक हुई है और उसके अंदर देवेश चंद्र ठाकुर जो है उनका विरोध किया है उन लोगों ने और कहा है कि किसी भी जो अति पिछड़े होंगे या सीतामढ़ी के होंगे उनको टिकट मिलनी चाहिए। तो ये कहाँ से कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो गलत चीज़ है कि देवेश बाबू अगर टिकट मांग रहे हैं तो उनके विरोध में लोग उतर गए हैं।
तो ये कहीं ना कहीं पार्टी का आंतरिक मामला है। और पार्टी अगर राष्ट्रीय जनता दल में या जदयू में डिसिप्लिन होता तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लिया जाता। और कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की कमी है, जिसकी वजह से अगर उनको आगे से एश्योर्ड किया गया है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो इसमें इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। और इंडिया गठबंधन का अभी तक कोई रुख जो है अख्तियार नहीं हो पाया है। लेकिन अगर आगे से वो कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री जी ने एश्योर्ड किया है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो डेफिनेटली उनका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, निष्पक्ष राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति सलाहियत बड़ी है और उन्होंने काफ़ी दिनों से उन्होंने सेवा किया है और लगातार सीतामढ़ी में वो बने रहते हैं। तो यकीनन उनको मौका मिलना चाहिए। और इसमें अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं उस पर पार्टी फोरम में जाके एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोगों की जो लोग विधायक हैं उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। लेकिन या तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, इस वक्त सबसे कमज़ोर कड़ी के नेता हमारे ख्याल से हैं जो इस वक्त एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में कोई डिसिप्लिन अभी फ़िलहाल दिखता नहीं है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन होता तो यकीनन एक्शन हो गया होता। अभी तक ये 24 घंटे 48 घंटे हो गए इस विवाद को, और आप अभी टिकट का पता नहीं। अभी हम लोग को ज़मीन पर काम करना था। आपका एक तरफ कहते हैं कि हम मोदी को हटाएंगे और एक तरफ आपके ही पार्टी के जो कैंडिडेट आते हैं उनका विरोध होता है। तो यकीनन हम लोग की जो ज़मीनी हकीकत है वो कहीं ना कहीं दिखता है कि हम लोग ज़मीन पर कहीं नहीं हाशिए पे हैं। जी, एक और अहम सवाल है। राजनीति तो खैर हो ही रही है, लेकिन एक एंट्री और हो गई है प्रशांत किशोर की, जो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और ख़ास तौर से जो युवा हैं, युवा बड़ी तेज़ी के साथ उनके साथ जुड़ रहे हैं और वो भी दम भर रहे हैं कि मैं अपना कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा उन्होंने कि मैं एक पार्टी बना रहा हूं या पार्टी से लड़ूंगा, लेकिन जो उन्होंने इस बात को कहा है कि आप निर्दलीय भी अगर लड़ेंगे तो अगर हमारे संगठन के साथ, जनसुराज के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पूरा मदद किया जाएगा। तो क्या खेल बिगाड़ सकते हैं वो? क्या देखिए, प्रशांत किशोर एक अच्छे स्ट्रेटजिस्ट हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रशांत किशोर वो खेल बिगाड़ने के लिए नहीं, बिहार के लोगों का भविष्य बनाने के लिए, बिहार के भविष्य को बचाने के लिए। और आपका जो यहाँ जंगल राज चल रहा है, जिस तरीके का यहाँ राजपाट चल रहा है, लालू यादव, नीतीश कुमार को जो बिहार के लोगों ने अपनी ज़मीन गिरवी रख दिया है, उसको बचाने की लड़ाई कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की है। और उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि इस बिहार के आने वाले भविष्य के लिए, बिहार के आने वाली नस्ल के लिए और बिहार को कैसे तरक्की याफ्ता बनाया जाए, उसके लिए वो जो लड़ रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। उनको मैं सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं और उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं कि काफ़ी 2 साल से लगभग उनके यात्रा चल रही है और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ज़मीन पे। हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए। सिर्फ इसलिए ये पॉलिटिकल मामले से अलग होना चाहिए, क्योंकि ये उनकी राजनीतिक पार्टी बनेगी, वो क्या किस तरह के मैनिफेस्टो होंगे, किस तरह की आइडियोलॉजी होगी, वो अलग चीज़ है। लेकिन उनके जो एक आइडियोलॉजी है वो हर आदमी को कहीं ना कहीं दिल पे लगती है हुई ज़रूर नज़र आएगी कि गांधी बनाम गोडसे, वो गांधी के तर्ज पे, अहिंसा के तर्ज पर इस देश को लेकर जाना चाहते हैं। जो असल हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, गांधी के विचारों को लेकर आगे जाना चाहते हैं। तो हम लोग को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का साथ देना चाहिए। और इस देश में अगर किसी की विचारधारा की पूजा होनी चाहिए तो वो गांधी के विचारधारा की पूजा पूरे विश्व में होती है, इस देश में भी होनी चाहिए, इस प्रदेश में भी होनी चाहिए। और यहाँ के युवाओं को बचाने की, युवाओं के भविष्य को बचाने की, और राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह के जो नैरेटिव है उसको ख़त्म करने की जो प्रशांत किशोर की लड़ाई है, उसमें हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए, उनके भागीदार बनना चाहिए। एक और अहम सवाल है, यहाँ महागठबंधन की सरकार है तो दावे तो बहुत कर रहे हैं कि मैं नौकरियाँ बांट रहा हूँ, या क्या आप कह सकते हैं कि जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, राजद, जदयू, कांग्रेस मिल करके एक सरकार चला रहे हैं बिहार के अंदर, इसमें क्या आपको लग रहा है कि जो डेवलप हो रहा है बिहार? क्या देखिए, डेवलपमेंट का जहाँ तक आप इशू उठाएंगे, बिहार के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। बिहार के अंदर सिर्फ और सिर्फ करप्शन, भ्रष्टाचार जैसे चीज़ें बढ़ी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ बाजपट्टी विधानसभा में खुद राजद के विधायक हैं। आज हॉस्पिटल में देखिए, किसी हॉस्पिटल में अभी कोरोना से हम लोग निकले हैं, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, न मेडिसिन है, न डॉक्टर है। तो खुद तेजस्वी यादव के पास 5-5 मंत्रालय है और कहीं कोई डेवलपमेंट है ही नहीं। यहाँ सिर्फ हमको लगता है बाजपट्टी हो, नानपुर हो, बोखड़ा हो, जहाँ भी हो, ब्लॉक से विधायक जी का अपना जो माल की उगाही हो रही है, यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ाया गया है। विधायक जी कल तक स्कॉर्पियो पे चलते थे, अब फॉर्चूनर और दिल्ली में घर खरीदा रहे हैं, ज़मीन खरीदी जा
रही है। और उस पर अगर किसी चीज़ पे आप स्टे लगाने की बात कहेंगे या किसी जांच के लिए जाएंगे तो जांच भी नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश में उनकी सरकार है और तेजस्वी यादव के पाठशाला में वो लोग पढ़े बढ़े हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को यहाँ के लोगों का जो हक है और हुकूक है उसको निपटाने के लिए ये लोग राजनीति करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ जो राजनीति हुई है वो कहीं ना कहीं मायूसी वाली बात है। बहुत मायूस हैं लोग कि जिस सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी कि तेजस्वी यादव जब सरकार में आएंगे तो यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों, बेरोजगारों को, यहाँ के भ्रष्टाचार का जो मामला है जिसको लेकर वो चुनाव लड़े थे, वो भ्रष्टाचार तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जब से आए उससे और बढ़ गया है, घटा नहीं है। हॉस्पिटल में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन है, आप जाके देखिए, कहीं क्राइम का रेशियो देखिए, दारू शराब देखिए, कौन बेच रहा है, कौन मर रहा है, मरने वाला भी पीने वाला भी सब तेजस्वी यादव की बिरादरी से आते हैं। तो यह कहीं ना कहीं इस तरह का जो माहौल यहाँ बना है वो इस चीज़ को दर्शाता है कि यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बिहार के अंदर एकदम समाप्त हो गया है। आज से 2 दिन पहले सिवान के अंदर एक लड़का को किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, उस लड़के को मारा गया, नज़र आलम या कुछ इस तरह का, नज़र आलम ही शायद नाम था, हम नाम श्योर नहीं है। तो कहीं ना कहीं रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही है जहां सरेआम लोगों को जिंदा गोली से मार दिया जा रहा है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर आज के डेट में क्राइम इतना बढ़ गया है जिसकी वजह है कि लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। शाम में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत भय का माहौल पैदा हो गया है इस प्रदेश। कल तक आप भी कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे, और आखिर क्या वजह है कि आपने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और आप बिल्कुल राजनीति से दरकिनार हो गए हैं? कोई ना कोई वजह तो होगी, क्या खटास हो गई दोनों आपस में? नहीं, खटास कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस दिल में बसता है, लेकिन यहाँ कांग्रेस, बिहार के अंदर कांग्रेस की कोई इस तरह के हमको सरगर्मी नहीं दिख रही है। हम तो काफ़ी कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और आगे भविष्य में क्या होगा, लेकिन हम उसी पार्टी या उसी को सपोर्ट करते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से रिलेटेड हो। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की लड़ाई है गोडसे और गांधी के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस गांधी को मानती है, गांधी के विचारधाराओं को मानती है, गांधी की आइडियोलॉजी पे चलती है। उसी तरीके से मेरी भी आइडियोलॉजी है। उस तरह की कोई आइडियोलॉजी टकराती है तो जाहिर सी बात है हम उसके लिए काम करेंगे, उस संगठन में काम करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे। और कांग्रेस से मेरी दूरी दिल से कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस मेरे दिल में बसता है। और कांग्रेस कहिए कि मेरा जुनून है, मेरे ज़िंदगी का जो है पहला सियासत और पहला प्यार जिसको कहते हैं, वो है कांग्रेस मेरे लिए। अच्छा, जब भी इलेक्शन आता है तो ये आप क्षेत्र के अंदर ये होता है कि एहसानुल हक खुर्रम साहब जो है वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद अचानक आपके कार्यकर्ता जो होते हैं उसके अंदर बड़ा जोशो खरोश होता है कि अब जो अगला नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसके अंदर एहसानुल हक खुर्रम साहब चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद अचानक क्या हो जाता है कि आप चुनाव से बाहर हो जाते हैं। देखिए, हम गठबंधन की मर्यादा को पूरी तरह से मानते हैं और हमारे गठबंधन में जब भी 2009 में मैं जब आया तो 2010 में गजाधर ठाकुर को टिकट दिया गया। कांग्रेस पार्टी उस वक्त अकेले लड़ रही थी, उस वक्त मेरी उम्र कम थी, तो पार्टी ने कहा कि तजर्बे के एतबार से गजाधर ठाकुर अच्छे लीडर हैं, उनको मौका दिया जाए, अच्छे कार्यकर्ता हैं। हम लोग उनके साथ थे। उसके बाद 2015 में हमारा गठबंधन हुआ, रंजू गीता जी लड़ी, 2020 में अभी प्रेजेंट विधायक हैं वो लड़े। तो इंशाल्लाह 2025 में टर्म एंड कंडीशन जो भी हो, हालात जो भी हो, मैं अपने कार्यकर्ताओं को मायूस नहीं करूंगा। हमारे पास भी इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि अब बहुत हो गया इंतज़ार, अब ये लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि एक गठबंधन है जो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है, हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है। दूसरा जो गठबंधन है वो हिंदुत्व का डर दिखाकर वोट मांग रहा है। तो इस तरीके से तो पूरी ज़िंदगी अब चलने वाली है और ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो अब इसका रास्ता क्या है? तो रास्ता यही है कि हम लोग अपने जो शनाख्त है उसको ख़त्म नहीं करें, अपनी राजनीति को मजबूत करें और सियासी जो समझ है उसको आगे लेके जाएंगे। और इस तरह का जो हम लोग बार बार कहते हैं कि भैया इस बार तो छोड़ दीजिए, इस बार हम लोग को मोदी को हटाना है, योगी को हटाना है, ये जो इन लोगों का जो हमारे जो महागठबंधन के लोग हैं, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, ये लोग का ये चलता रहेगा और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इस बार हम निश्चित तौर पे इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अपने कार्यकर्ता को मायूस नहीं करेंगे। बाजपट्टी के अवाम के लिए, बाजपट्टी के भविष्य के लिए, बाजपट्टी के जनता के लिए, बाजपट्टी के महिलाओं के लिए और बाजपट्टी के विकास के लिए इस बार 2025 में
चुनाव की दावेदारी पेश करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट बाजपट्टी के लिए होगा, बाजपट्टी का आवाम के लिए होगा। तो ये थे एहसानुल हक खुर्रम साहब। कल तक कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे, लेकिन अब ये सभी पार्टियों से दरकिनार हैं। और ख़ास तौर से जो एहसानुल हक खुर्रम साहब के जो कार्यकर्ता हैं या उनके चाहने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है कि 2025 के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है उसके अंदर हर हाल में लड़ूंगा, ये अभी उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने सीधा जो है वो महागठबंधन सरकार पे निशाना साधा है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि बिहार के अंदर जो है वो जंगल राज चल रहा है। अब ये तो खैर उनका पर्सनल उनकी सोच है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और भी खड़ा होता है कि यहाँ जो 2024 का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, उसके अंदर कई ऐसे नेता हैं वो दावे कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिलने जा रहा है और उसके अंदर खूब उठापटक चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसके अंदर कौन से नेता को टिकट मिलने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो सीतामढ़ी के अंदर खूब उठापटक चल रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की सबसे पहले आप तक खबर पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।